1997 वो टाइम था जब पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। थाईलैंड, एक कंट्री जिसकी करेंसी रेट फिक्स थी, उसने लैक ऑफ करेंसी के कारण अपने करेंसी रेट को फ्लोट कर दिया। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हर कंट्री की स्टॉक मार्केट्स हर दिन नीचे गिर रही थी और तब किसी कंट्री के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। मतलब ये कि जब किसी कंट्री में क्राइसिस आती है तो सारे मिनिस्टर्स बैठकर मीटिंग्स करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। वैसी ही क्राइसिस जब ग्लोबल लेवल पे आए तो कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं? क्या सारे कंट्रीज के लीडर्स बैठकर किसी इशू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? उस टाइम पर ये हो तो रहा था, लेकिन दुनिया के कुछ चुनिंदा डेवलप्ड कंट्रीज के बीच ही, जिसे कहते हैं G7। लेकिन 1997 क्राइसिस जो थाईलैंड से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में फैल रही थी और इसका नुकसान वेस्टर्न कंट्रीज को भी हो रहा था। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए G20 के इनोवेटिव आइडिया को प्रेजेंट किया गया उस टाइम के G7 मीटिंग में, जिसके बाद बनी G20 द ग्रुप ऑफ 20, जिसमें दुनिया की टॉप 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन शामिल थी, जो दुनिया की 85% जीडीपी, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 पॉपुलेशन और 60% लैंड को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये G20 है क्या? इस ग्रुप को एग्जैक्टली बनाया क्यों गया और क्या इस ग्रुप को बनाने से कोई फायदा हो रहा है? और इंडिया जो 2023 की होस्ट है, उसे समिट पर 1000 करोड़ खर्च करके क्या मिलेगा? और आखिर इंडिया के लिए G20 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स अटैच किए हैं, आप भी रिसर्च कर सकते हैं। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें वर्ल्ड के टॉप 20 इकोनॉमी शामिल है, जिससे जाहिर होता है कि इस ग्रुप में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बातें होती होगी और होता भी यही है। अगर ब्रॉडली देखें तो ये ग्रुप ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर प्रैक्टिसेस, डिजिटल इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स पर बात करती है। लेकिन बात करने से मेरा मतलब क्या है? क्या सारे कंट्रीज के टॉप लीडर्स एक साथ बैठकर रैंडमली इन टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं? नहीं, G20 का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें साल में 200 से भी ज्यादा मीटिंग्स होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम आखिर ये मीटिंग्स करते क्यों है? क्या सिर्फ इन इश्यूज पर बात करने के लिए? देखिए, G20 के पहले ऑलरेडी एक ग्रुप थी जिसका नाम है G7, लेकिन वो ग्रुप सिर्फ अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करती थी, उन्हें बाकी कंट्रीज से कोई लेना देना नहीं था। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज उस टाइम पर पूरे दुनिया की इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करती थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्टेबलाइज होने लगी, वैसे वैसे इन कंट्रीज ने भी अपना स्टैंड लेना स्टार्ट किया। इसलिए G20 को बनाने का मकसद ये भी था कि ये सारी कंट्रीज दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। G20 प्रेसिडेंसी का मतलब है कि कौन सी कंट्री उस साल के सारे मीटिंग्स को होस्ट करेगी और ये प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती है अलग अलग मेंबर्स के थ्रू। जैसे 2022 में G20 को होस्ट किया था इंडोनेशिया ने और 2024 में करेगी ब्राजील। लेकिन एक सोचने वाली बात है, हर साल अलग अलग कंट्रीज में मीटिंग्स क्यों करवानी है? एक ही कंट्री में एक बिल्डिंग बना देते, वहीं पर हर बार मीटिंग होते रहती। अलग अलग कंट्रीज में कराने के 3 रीजंस है। पहली तो ये कि जिस कंट्री को होस्ट करने का मौका मिलता है वही उस साल के थीम को सेट करती है। जैसे इस साल इंडिया ने थीम सेट किया है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। मतलब इस मीटिंग में सारे कंट्रीज मिलकर बिना किसी वॉर के, बिना किसी मतभेद के कैसे ग्रो करे, इस पर बात की जाएगी। इसी तरह इंडोनेशिया ने लास्ट ईयर थीम रखा था रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पूरी दुनिया उस टाइम पर कोविड से उभर ही रही थी। इस थीम सेटिंग का फायदा कोई भी कंट्री अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकती है। दूसरी रीजन है रिप्रेजेंटेशन। जो भी कंट्री इस मीटिंग को होस्ट करेगी उसे मौका मिलेगा अपने कंट्री को पूरे दुनिया और टॉप वर्ल्ड लीडर्स के सामने रिप्रेजेंट करने का, अपने कंट्री के पावर को दिखाने का, अपने कंट्री के डेवलपमेंट को दिखाने का और जो भी मिथ्स है उस कंट्री के अराउंड उन्हें खत्म करने का। फॉर एग्जांपल, वेस्ट के लोगों को आज भी लगता है कि इंडिया एक पुअर कंट्री है क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इंडिया को इसी तरह पोर्ट्रे करती है। लेकिन G20 के थ्रू इंडिया अपनी डेवलपमेंट को शोकेस कर सकती है, अपने डिफेंस सिस्टम्स दिखा सकती है, अपने फिनटेक टेक्नोलॉजी को दिखा सकती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए रोड डेवलपमेंट को भी दिखा सकती है। और थर्ड रीजन है इनविटेशन। देखिए, जो भी कंट्री होस्ट बनती है उसे मौका मिलता है अपने इंटरेस्ट के कंट्रीज को इनवाइट करने का, जिससे छोटे कंट्रीज को एक्सपोजर मिलता है और होस्ट कंट्री के रिलेशंस उन कंट्रीज से स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे इस साल इंडिया ने UAE, बांग्लादेश, ओमान, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर और स्पेन को इन्वाइट किया है। ऐसे तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। थीम सेट होने के बाद मीटिंग्स के शेड्यूल को बनाया जाता है, जिसमें G20 को 2 ट्रैक्स और 2 मीटिंग सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। 2 ट्रैक में
से एक है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स लीड करते हैं। जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरी है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर कंट्री के लीडर्स यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट लीड करते हैं। ये दो ट्रैक्स रखी गई है क्योंकि दोनों ट्रैक्स में अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड बात होती है, जिसके लिए अलग अलग वर्किंग कमिटीज बनाई गई है। जैसे फाइनेंस ट्रैक में ये सारी वर्किंग ग्रुप्स है और शेरपा ट्रैक में ये सारी वर्किंग ग्रुप्स है। आप वीडियो पॉज करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। दो मीटिंग सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट में होती है फाइनेंस मिनिस्टर और शेरपास की मीटिंग और दूसरी में होती है मिनिस्टीरियल मीटिंग। सिंपल लैंग्वेज में G20 की शुरुआत होती है फाइनेंस मिनिस्टर और शेरपास की मीटिंग से, जिसमें दोनों ही अपनी अपनी वर्किंग ग्रुप्स के लिए एजेंडास को सेट करते हैं, यानी कि कौन सी वर्किंग ग्रुप किस टॉपिक पर डिस्कशन करेगी। इन सबको एजेंडास मिल जाने के बाद स्टार्ट होती है वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। और हर वर्किंग ग्रुप की 4 मीटिंग होती है पूरे साल में, जिसमें किसी डिसीजन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। इन सब के बीच जो दूसरी सेगमेंट ऑफ मीटिंग है, उसमें हर कंट्री के अलग अलग मिनिस्टर्स मीट करते हैं, जैसे डेवलपमेंट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर। और ये लोग भी उन्हीं एजेंडास पर बात करते हैं जो सेट किया गया है। आखिर में सारी मीटिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो रिव्यू शीट बनाया जाता है, जिसमें सारे डिसीजंस के बारे में लिखा जाता है। और अब हर कंट्री के टॉप लीडर्स इन डिसीजंस पर बात करेंगे और एक कॉन्सेंसस होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि हर एक कंट्री किसी डिसीजन से सहमत है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस पर और बात किया जाएगा, लेकिन आखिर में सहमत होना जरूरी है। अगर किसी डिसीजन में कोई कंट्री सहमत नहीं होती है तो G20 में एक एग्जेम्पशन का प्रावधान है, जिसे कहते हैं कॉन्सेंसस -1, मतलब कि सिर्फ एक कंट्री की छूट है, लेकिन इसे बहुत रेयरली ही यूज किया जाता है। अब आखिर में सारे कंट्रीज एक जॉइंट डिक्लेरेशन इशू करते हैं, जिसमें सारे आउटकम्स और कमिटमेंट्स लिखे होते हैं। और अब इन सारे डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने का काम होता है उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज का। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, कोई भी कंट्री उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बाउंड नहीं है। वो ना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्या G20 से ग्लोबल इकोनॉमी को कोई फायदा हो रहा है? अब ओवरऑल इसका आंसर नो भी है और यस भी। यस इसलिए क्योंकि टॉप इकोनॉमीज के बीच ऐसी मीटिंग या कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे हम किसी भी क्राइसिस के टाइम पर जल्दी बाहर आ सकते हैं। और नो इसलिए क्योंकि हर कंट्री के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई भी कंट्री अपने इंटरेस्ट के अपोजिट किसी डिसीजन पर सहमत हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस, फ्रांस और यूके ने कहा कि रशिया पर सैंक्शंस बढ़ा देने चाहिए, तो क्या इंडिया इसे मानेगी? नहीं मानेगी, क्योंकि रशिया इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है और ये चीज G20 को कहीं हद तक फेल भी करती है। अब इस सिचुएशन में इंडिया को G20 से क्या फायदा हो रहा है? इंडिया के लिए G20 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर जगह G20 के लोगो दिखी जाती है? इसका जवाब है सॉफ्ट पावर। देखिए, जिस तरह एक कंट्री की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी उसके मिलिट्री पावर को दर्शाती है, उसी तरह उस कंट्री की रेपुटेशन और पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस उसके सॉफ्ट पावर को दर्शाती है। जितनी अच्छी रेपुटेशन उतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस, और अगर इन्फ्लुएंस ज्यादा तो कोई भी आपकी बातों को टाल नहीं सकता है, कोई भी आपकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकता है। और आज हम इंडिया के केस में ये देख रहे हैं कैसे इंडिया को वर्ल्ड लेवल में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जिस अमेरिका ने अपने पॉलिसीज में लिख रखा है कि जो भी कंट्री रशिया, ईरान या वेनेजुएला से ट्रेड करेगी उस पर वो सैंक्शंस लगाएंगे, उसने इंडिया को स्पेशल छूट दे रखी है। उनका कहना है कि कुछ कंट्रीज के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। मिडिल ईस्ट कंट्री से इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते जा रहे हैं। 50 से ज्यादा देशों के साथ इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुकी है और यूके जैसी कंट्री भी इसमें बहुत आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है। इंडिया की यूपीआई टेक्नोलॉजी 10 से ज्यादा देशों ने अडॉप्ट कर लिया है और यूएसए के पास भी ऐसी कोई चीज नहीं है। जिस समय हर कंट्री में रिसेशन आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, उस टाइम पर इंडिया 6 से 7% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। लेकिन क्या आपने सोचा अचानक से सारे कंट्रीज इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि इंडिया धीरे धीरे एक बहुत बड़ी मार्केट बनते जा रही है ग्लोबल कंपनीज के लिए। अब हर कंट्री को पता है कि उनकी कंपनीज अगर इंडिया में नहीं है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पॉजिटिव्स को दुनिया के सामने लाएं और वेस्टर्न मीडिया जो इंडिया की नेगेटिव इमेज को ही पोर्ट्रे करती है उन्हें गलत साबित करे, क्योंकि नेगेटिव तो हर कंट्री में है। आज यूएसए जैसी कंट्री में भी 5 लाख से ज्यादा लोग होमलेस है। एक डेवलप कंट्री में 5 लाख से ज्यादा लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन क्या मीडिया ये दिखाती है? और इसका फायदा यूएसए को हमेशा से होते आया है। कोई भी अपने जॉब के लिए या कंपनी के लिए यूएसए को ही प्रेफर करता है। इसलिए G20 इंडिया के लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है अपने ग्रोथ को दिखाने के लिए, जिससे इंडिया की जो रेपुटेशन है वो इम्प्रूव होगी और इवेंचुअली इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। और जहां तक प्रेसिडेंसी को सही से यूज करने की बात है, डॉक्टर जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर के कारण अभी तक तो ये सब सही चल रहा है। अब आप बताइए कमेंट्स में कि आपके हिसाब से क्या इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी को सही से यूज कर रही है? इंडिया और क्या कर सकती है अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए? और जो मैंने रिसर्च आर्टिकल्स अटैच किए हैं आप उसे जरूर पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।